हेलो फ्रेंड्स। तो अपने केमिस्ट्री के अंदर 4 या 5 लेक्चर खत्म कर दिए हैं। उसमें रासायनिक बलगतिकी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को खत्म किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा, लास्ट L5 हो चुका, उसके अंदर ये देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ पर अभिक्रिया की कोटि अप्लाई होती है, कहाँ पर अनुसंख्यता होता है, अनुसंख्यता का मतलब क्या था वो अपन ने देखा था। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा मैं, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे एक छद्म अणु के अभिक्रिया की कोटि, छद्म अणु के अभिक्रिया की कोटि, ये कौन सी कोटि होती है, या छद्म अणु की कोटि अभिक्रिया बोल देते हैं इसको। ये हेडिंग डालो और इसमें लिखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान भिन्न भिन्न होता है, छद्म अणु अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, H2 plus Cl2 convert into 2HCl, presence of H nu in water surface या पानी की सतह पर H2 plus Cl2 बदल रहा है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया की कोटि है। ये स्टैंडर्ड का एग्जांपल था, आपने देखा था कि अभिक्रिया की कोटि है वो तो है 0 और अनुसंख्यता का मान आ रहा है 2। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है छद्म अणु अभिक्रिया की कोटि कहलाती हैं। ये एग्जांपल लिख लो और इसको खत्म करो। अब क्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का, बोल्ट के कंट्रीब्यूशन कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे। किस प्रकार से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो हेडिंग डालना, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इफेक्टिव फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख देता हूं यहां पर। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग डाल लीजिएगा, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अलग अलग कारक होते हैं, ताप, दाब, जब केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें भी देखा था। आज उनका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो पहला कारक लिखो, क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हेडिंग डाल दो, पहला पॉइंट क्रिया कारक की सांद्रता। और इसमें लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिया कारक के अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिया कारक के अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अतः
अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, इस प्रकार से मान लेता हूं मैं ये कंटेनर है, इसके अंदर तो बहुत ही कम क्रिया कारक के अणु ले रहा हूं मैं, समझ रहा है इधर एक बार, और इसके अंदर बहुत सारे क्रिया कारक के अणु ले रहा हूं। अब आपस में भिड़ंत कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर भीड़ ज्यादा होगी वहां पर भी टक्कर ज्यादा होगी, तो ज्यादा टक्कर होने की संभावना यहां पर होगी। और इससे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रिया कारक के अणु किसमें ज्यादा हैं, इसमें, तो टक्कर ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट का निर्माण भी इधर ही ज्यादा होगा, या प्रोडक्ट का निर्माण भी यहां पर जल्दी होगा, और प्रोडक्ट का निर्माण जल्दी होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की दर भी वहीं पर ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भीड़ बढ़ने पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण प्रोडक्ट की दर है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये इसका रीजन था, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस समझ लो। अब नेक्स्ट कारक लिखो, 2 नंबर कारक, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। दो नंबर कारक, ताप का प्रभाव। पहले इसमें लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तापमान को बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्रिया कारकों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रभावी टक्कर तेजी से होती है। अतः उत्पाद का निर्माण भी जल्दी होता है एवं अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, देखना, जैसे मैं मान लेता हूं ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर क्रिया कारक के अणु भर दिए, अब इसके नीचे मैंने हीटिंग कर दी अर्थात आग लगा दी, और जब इसके नीचे आग लगाऊंगा तो कंटेनर का ताप भी बढ़ेगा, इसके साथ क्रिया कारक के अणुओं का तापमान भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्रिया कारक के अणुओं का ताप बढ़ेगा, मैं इधर लिख देता हूं क्रिया कारक के अणुओं का ताप बढ़ेगा तो इनके अंदर टक्कर भी फास्ट होंगी, टक्कर फास्ट होने के कारण उत्पाद का निर्माण भी फास्ट होगा, और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, ये इसका रीजन है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। जैसे मैं मान लेता हूं 0 से 10 डिग्री तापमान बढ़ाया तो रेट 2 से 3 डिग्री बढ़ गई, 2 से 3 गुना बढ़ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट 10 डिग्री तापमान बढ़ाया, फिर 2 से 3 गुना अभिक्रिया की दर बढ़ गई, इसी प्रकार अभिक्रिया की दर बढ़ती रहती है। एक लाइन और लिख दो, ताप के बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी दोनों अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की दर का मान बढ़ता है, दोनों अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का मान बढ़ता है, यह ताप का प्रभाव था। अब तीसरा कारक लिखो,
क्रिया कारक या अभिकारक की प्रकृति, क्रिया कारक या अभिकारक की प्रकृति, क्रिया कारक या अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। इसमें पहला मैं लिखूंगा यहां पर छोटे छोटे पॉइंटों में बांट देता हूं। यहां पर भौतिक अवस्था, इसको सीधा दर्शा दो। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के बारे में बात करूं, जो गैसीय क्रिया कारक के अणु हैं उसकी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी, फिर द्रव्य और फिर ठोस। इस हिसाब से सबसे ज्यादा गैसीय, फिर द्रव्य और फिर ठोस। ये क्या है? ROR का ऑर्डर, ROR ऑर्डर अर्थात अभिक्रिया की दर का क्रम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसीय अणुओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है, अतः वह तेजी से गति करते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया की दर भी अधिक होती है। अगर नीचे लिखना चाहो तो लिख दो, किसी क्रिया कारक के अणु का घनत्व जितना कम होगा उस अणु के लिए अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी, उस अणु के लिए अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो घनत्व के मामले में इसका सबसे कम, फिर इसका, फिर इसका। ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ये आप जानते हो। तो ये भौतिक अवस्था हो गई। तो दूसरा पॉइंट लिखो यहां पर, क्रिया कारक का स्थायी क्षेत्रफल, सीधा हेडिंग डाल दो, सतही क्षेत्रफल। इसमें लिखो, क्रिया कारक के अणुओं का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्रिया कारक के अणुओं का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसके लिए अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी, उसके लिए अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी, उसके लिए अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसी कारण बड़े ठोस अणुओं की तुलना में छोटे छोटे ठोस अणुओं की अभिक्रिया की दर अधिक होती है, क्योंकि छोटे ठोस अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि छोटे ठोस अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। नीचे एक लाइन लिख दो, चूर्णित ठोस अणु की अभिक्रिया का दर अधिकतम होता है, क्योंकि चूर्ण के अंदर छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे ठोस के अणु होंगे तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा या सतही क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा, तो अभिक्रिया की दर भी अधिक हो जाएगी। चूर्णित ठोस अणुओं की अभिक्रिया की दर अधिक होती है। तो ये स्थायी क्षेत्रफल आ गया। आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जो एक तो अपने पास बड़ी लकड़ी का टुकड़ा है, बहुत मोटा सारा, बड़ा सारा, और एक छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं, तो कौन से जल्दी जलेंगे? छोटे वाले। क्यों? क्योंकि उनका स्थायी क्षेत्रफल अधिक है, अतः यहाँ पर अभिक्रिया जल्दी होगी। अभिक्रिया जल्दी होगी तो जल्दी जलेंगे, कंपैरिजन ऑफ ए मोटे लकड़ी का टुकड़ा। ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तीसरा पॉइंट डाल दो साथ में ही, क्रिया कारक के अणुओं के मध्य बंधुता, क्रिया कारक के अणुओं के मध्य बंधुता, इसी में तीसरा पॉइंट है। क्रिया कारक के
अणुओं के मध्य बंधुता। इसमें लिख दो साथ में, क्रिया कारक के अणुओं के मध्य बंधुता जितनी मजबूत होगी उसके लिए अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी। उसके लिए अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी, क्योंकि क्योंकि मजबूत बंध को तोड़ने में ज्यादा जोर आता है। क्योंकि मजबूत बंध को तोड़ने में ज्यादा जोर आता है, अतः वह बंध कठिनाई से टूटेगा। एवं उत्पाद का निर्माण भी धीरे धीरे होगा, जिसके कारण अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। एवं कमजोर बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिसके कारण कमजोर बंध क्रिया कारक के अणुओं की अभिक्रिया की दर अधिक हो जाएगी। जिसके कारण कमजोर बंध क्रिया कारक के अणुओं की अभिक्रिया की दर अधिक हो जाएगी। लिख लिया होगा? तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये NO है, NO प्लस हाफ O2, ये यहां पर NO2 का निर्माण हो रहा है। ये CO प्लस हाफ O2, ये यहां पर CO2 का निर्माण हो रहा है। अब कैसे पता चलेगा, CO है ये, कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये मजबूत बंध है या ये मजबूत बंध है? तो इसके लिए क्या करना है आपको, इन दोनों क्रिया कारकों का बंध क्रम निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना आराम से सीखा था कि कैसे निकालते हैं, NB माइनस NA/2 इस हिसाब से सीखा होगा कि उसके हिसाब से जो NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है और CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसको बंध क्रम बोलते हैं, वो होता है 3। बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना अधिक होगा उनके मध्य उतने ही मजबूत बंध होंगे, तो तोड़ने में भी ज्यादा जोर आएगा। तो ये बंध जल्दी टूटेगा और ये बंध जल्दी टूटेगा, तो अभिक्रिया जल्दी से करेगा, अतः इसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फर्स्ट मान लेता हूं और ये सेकंड है, तो फर्स्ट की ज्यादा है सेकंड की तुलना में, ROR। ये एग्जांपल जरूर लिख दो आप, समझ गए होगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, आसानी से टूटेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है अर्थात मजबूत बंध है, कठिनाई से टूटेगा, तो उत्पाद का निर्माण भी कठिनाई से होगा, तो ROR कम हो जाएगी। यह है क्रिया कारकों के अणुओं के मध्य बंधुता या बंध क्रम भी बोल देते हैं। अब क्रिया कारकों या अभिकारकों की प्रकृति में छोटे छोटे 3 पॉइंट थे, वो देख लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, उत्प्रेरक की उपस्थिति या उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति या उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति या उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति या उत्प्रेरक का प्रभाव, मैं सीधा लिख देता हूं, उत्प्रेरक का प्रभाव। शायद जो भी आपका नंबर आ रहा है वो नंबर डाल लेना, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी पहला क्रिया कारक की सांद्रता, दूसरा ताप का प्रभाव, तीसरा क्रिया कारक की प्रकृति, तो ये चौथा हो गया अपना। तो इसमें लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति से
अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करके उत्पाद का निर्माण जल्दी करवाता है। अतः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के अंदर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होते या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक वैसा का वैसा ही प्राप्त होगा भैया। अतः रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रकार लिखना चाहो लिख लो। जैसे एग्जांपल देखना चाहूं मैं, ये है CH3COOH, इसको इस प्रकार नहीं, ये जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, मैं यहां पर एस्टर का जलीय अपघटन कराऊंगा, ये H2O की उपस्थिति में H+, तो यहां पर ये एसिटिक एसिड CH3COOH+ इथेनॉल का निर्माण कर लेगा। यदि मैं इसको ये H+ मान लेता हूं, उत्प्रेरक का काम करता है। यदि H+ को मैं काम में ले रहा हूं तो ये अभिक्रिया फास्ट होगी, बहुत जल्दी होगी। यदि मैंने उत्प्रेरक को काम में नहीं लिया तो ये अभिक्रिया क्या जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, और अभिक्रिया स्लो होगी तो ROR का मान भी कम हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं मान लेता हूं ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है, तो इस हिसाब से हो जाता है। इधर देखना कि CH3 C डबल बॉन्ड OH जुड़ गया H+, तो ऑक्सीजन ने यहां पर कितने बंध बना रखे हैं, 3, जो पॉसिबल, 3 बना रखे हैं। तब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव की पूर्ति करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा और ये किसमें टूट जाएगा, CH2H5OH में टूट गया, दिखाई दे रहा ना। और ये CH3 डबल बॉन्ड O यहां पर निर्माण हो गया प्लस CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। यहां पर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर भाग गया, अतः कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इस हिसाब से हो गया। अब क्या होगा कि यहां पर OH आएगा, ये जो OH है इसके पास लोन पेयर है, H2O है, पानी नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इस हिसाब से ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसका पॉजिटिव तो गायब हो जाएगा। क्यों? क्यों इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये हो जाएगा OH, ये H। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन अधिकतम 2 बंध बनाता है, 3 बंध बना लिए एक लोन पेयर दान करके, तो पॉजिटिव। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने वैलेंस को पूरा करने के लिए H+ को भगा देगा और H+ भगाते ही ये क्या बन जाएगा, CH3 डबल OH। मिल गया नहीं मिल गया, हाँ या ना। इस हिसाब से ये CH3 डबल बॉन्ड OH, ये H+ के रूप में भागा इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इस पॉजिटिव की पूर्ति कर देंगे। कैसे हुआ कि CH3 डबल बॉन्ड O C2H5, सर्वप्रथम H+ आया, ये H+ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, और जब ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब इसकी वैलेंसी थोड़ी गड़बड़ा रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए यहां पर बंध तोड़ लेगा और इस बंध के सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो आगे क्या हो जाएगा
इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म कर देगा, ये इस हिसाब से, और एथेनॉल का निर्माण हो जाएगा C2H5OH। और ये क्या करेगा, अब CH3C डबल बॉन्ड हो, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव क्यों आया, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया था ना, पॉजिटिव आ गया। अब ये वाटर क्या होता है, नाभिक से नहीं की भांति काम करेगा और जो इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जब ये इसके साथ जुड़ा है तो यहाँ पर देखना ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बंध बना लिए। अब ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव को भगाना चाहेगा तो क्या करेगा, एक H प्लस का त्याग कर देगा, और जब ये एक H प्लस का त्याग कर देगा तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये H प्लस वैसा का वैसा प्राप्त होगा जो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। अतः ये उत्प्रेरक की तरह काम करके इस हिसाब से अभिक्रिया को काम करवाता है। अपने को खाली सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल याद रखना है। अगर कोई थोड़ी बहुत मैकेनिज्म देखना चाहे तो देख सकता है, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसी रिएक्शन बहुत सारी आएंगी। तो ये उत्प्रेरक का प्रभाव था। मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं कि कैसे उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को फास्ट करवाता है। तो देखना, मैं इधर तो लिख देता हूं ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, बहु ऊर्जा, कुछ भी लिख दो आप, और इधर लिख दो अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो कुछ ऊर्जा तो क्या होती है, क्रिया कारक के अणुओं के खुद के पास होती है। चलो ये मान लेता हूं क्रिया कारक के अणुओं की ऊर्जा है। अब ये क्रिया कारक के अणु ऊर्जा प्राप्त करते करते उत्पाद में बदलना चाहेंगे, इस हिसाब से, इस हिसाब से ये मान लेता हूं, इस हिसाब से ये उत्पाद में बदल रहे हैं। अब क्रिया कारक के अणु उत्पाद में बदल रहे हैं। अब एक अवस्था आती है यहाँ पर, ये अवस्था, इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। ये संक्रमण अवस्था वह अवस्था होती है जहां पर क्रिया कारक न तो क्रिया कारक होते हैं और न ही उत्पाद होते हैं, अर्थात उत्पाद में बदलने वाले होते हैं। और क्रिया कारकों को इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा का नाम होता है सक्रियण ऊर्जा। ये हो गई सक्रियण ऊर्जा, अर्थात क्रिया कारकों को संक्रमण अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब क्या करता है, ये मैं यहां पर उत्पाद बना देता हूं, प्रोडक्ट, और ये कौन है यहां पर, क्रिया कारक। ये तो आवश्यक ऊर्जा है। अब सक्रियण ऊर्जा एक आवश्यक ऊर्जा है। अब कोई उत्प्रेरक आता है और इस अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, अर्थात रिक्वायर्ड एनर्जी को कम कर देता है, एवं संक्रमण अवस्था को जल्दी ला देता है। ये संक्रमण अवस्था आ गई, और संक्रमण अवस्था जल्दी आएगी तो उत्पाद का निर्माण भी जल्दी होगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रमण अवस्था जल्दी आ जाएगी, उत्पाद का निर्माण भी जल्दी होगा। उत्पाद का निर्माण जल्दी होगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया हो रही है ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और जो नीचे वाली अभिक्रिया ये प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रक्रम हो रहा है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक क्या करता है, बस संक्रमण अवस्था को जल्दी ला देता है। संक्रमण अवस्था को जल्दी लाने के कारण उत्पाद का निर्माण भी जल्दी होता है और ROR का मान भी बढ़ जाता है। ये उत्प्रेरक का प्रभाव। अपना एक छोटा सा कारक और है, वो भी देख लेते हैं कि विकिरणों का उद्दीपन या विकिरणों का प्रभाव, हेडिंग डालना, विकिरणों का प्रभाव। बस छोटा सा कारक है 30 सेकंड का, लास्ट 30 सेकंड का। विकिरण का प्रभाव, ये ग्राफ बना लेना, विकिरण का प्रभाव। इसमें लिखना, विकिरण की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। विकिरण की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि विकिरणों में
बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि विकिरणों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। जैसे एक एग्जांपल देखें, ये H2 + Cl2 यदि मैं अंधेरे में करवाऊं, कोई विकिरण नहीं दे रहा, अंधेरे में डार्क में, तो ये 2HCl का निर्माण बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। अगर इसी को मैं H2 + Cl2 अगर HNO की प्रेजेंस में करवाऊं तो ये 2HCl का निर्माण बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इन विकिरणों से ये ऊर्जा ग्रहण करके उत्पाद में जल्दी बदल जाते हैं, जिसके कारण ROR का मान भी बढ़ जाता है। अतः विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ये अपना एक एग्जांपल था जो समझ गए होगे, ये एग्जांपल लिख लो। तो इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लगभग खत्म हो गए हैं। कल की क्लास में अपन प्रथम कोटि शून्य कोटि के अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो कल मिलते हैं।